झारखंड में पहला मतदान 13 मई को है और इसमें 4 लोकसभा सीट शामिल है, जिसमें खूंटी भी शामिल है। और आज हम चर्चा करेंगे खूंटी लोकसभा सीट की कि आखिर इस बार चुनावी मैदान में कौन कौन है। हालांकि सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कालीचरण मुंडा चुनावी मैदान में। बातचीत करेंगे और हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है कि आज हम बातचीत करेंगे खूंटी लोकसभा सीट की, जिसमें पिछले साल की तरह नजारा जो इस बार भी देखने को मिल रहा है। पिछले बार कांग्रेस की ओर से कालीचरण मुंडा ही थे और बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा ही थे। हालांकि कालीचरण मुंडा हार चुके थे और 1400 लगभग वोट से वो पीछे हो गए थे। तो इस बार क्या लगता है, कांटे की टक्कर होने वाली है क्या खूंटी में? यहाँ एक बार फिर से कांटे की टक्कर हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर खूंटी में, क्योंकि जो आपने कहा कि जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था, 1445 वोट का ही फर्क था और तब अर्जुन मुंडा जो है वो जीते थे। और आपको बता दूं कि दोनों ही जो प्रत्याशी थे उन्हें लगभग 46% के आसपास मत मिले थे। 45.9 जो है वो अर्जुन मुंडा के मत थे और 45.8 जो है वो कालीचरण मुंडा के मत थे। तो जो दोनों के बीच जीत का फर्क अगर आप प्रतिशत में निकालें तो वो सिर्फ 0.1% था, मतलब कि 0.1% था। तो ये बताता है कि इस बार भी जो है वो मुकाबला जो है बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि उस वक्त से और अभी में, मतलब 2019 में और 2024 में जो एक बड़ा फर्क आया है कि अब इस बार जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं अर्जुन मुंडा, तो वो एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इन 5 सालों में जो अर्जुन मुंडा का कद है वो राष्ट्रीय राजनीति में भी बहुत बढ़ा है। आप देखती हैं कि उन्हें जो है कृषि मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। और खास बात ये रही करिश्मा कि जब वो कृषि मंत्री रहे और किसानों का आंदोलन एक बार जस्ट चुनाव से पहले जब लग रहा था कि फिर से पनप रहा है, उस वक्त उन्होंने जो है उसे सफलता पूर्वक जो है संपन्न कराया और वो आंदोलन बहुत जो है वो तीव्र नहीं हो पाया, उसका विस्तार नहीं हो पाया। तो ये एक क्रेडिट है। इसके अलावा आप ये भी देखनी है कि अर्जुन मुंडा को घोषणा पत्र समिति जो बनी है उसमें भी शामिल किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन मुंडा का कद जो है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा जनजातीय मंत्रालय उनके पास है ही। और जो खूंटी लोकसभा है वहां पर जनजातीय वोट जो है वही महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें तो यहां पर लगभग 65% जो है वो आपको जनजातीय वोट है, मतलब कि आदिवासी वोट हैं। यहां पर क्रिश्चियन वोटर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो अब देखना यह है कि जो ट्राइबल वोट्स हैं उसमें बंटवारा कितना होता है, क्योंकि अब अर्जुन मुंडा भी जो आदिवासी हैं उनके बड़े नेता हैं। कालीचरण मुंडा को पिछली बार वोट मिला था, उनकी अपनी एक पकड़ है यहां पर और तभी वो इतना क्लोज फाइट दे पाए थे। तो इस तरह से ये जो मुकाबला है ये बहुत दिलचस्प बन गया है। और इसके अलावा अगर आप ये देखें कि यहां मुकाबला कितना करीबी है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में 0.1% का फर्क था बीजेपी के पक्ष में। और फिर उसके बाद जब 2019 में ही विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अगर आप बीजेपी और आजसू के वोट जोड़ दें तो वो 37% हैं और जेएमएम आरजेडी मतलब इंडिया गठबंधन के वोट आप जोड़ दें तो वो 37.3% है। मतलब यहां पर भी जो फर्क है वो आधे प्रतिशत से भी कम है, 0.3% का ही फर्क है। तो ये बताता है कि यहां बहुत क्लोज फाइट है। और आप जो ये 6 विधानसभा यहां आते हैं उसमें आप देखती हैं कि जो खरसावां और तमाड़ है वहां जेएमएम है, तोरपा में और खूंटी में बीजेपी के विधायक हैं और सिमडेगा और कोलेबिरा में जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि जो खरसावां और तमाड़ जिसमें कि आपको जेएमएम को बढ़त मिली थी, उन सीटों पर जब पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो अर्जुन मुंडा को इन दोनों सीटों पर बड़ी बढ़त मिली थी और यही वजह थी कि वो सांसद चुने गए थे। अगर हम देखते हैं तो 32,000 खरसावां से और 41,000 तमाड़ से ये बढ़त थी आपको अर्जुन मुंडा के पास। अब
जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो दोनों सीट जो है बीजेपी लूज कर जाती है। तो ये बताता है कि जो अर्जुन मुंडा की जो पकड़ है खरसावां में वो बहुत अच्छी है। पहले वो इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो खरसावां और तमाड़ उनका स्ट्रांग होल्ड है, उसका फायदा उनको मिलेगा। अब देखना है कि खूंटी जहां बीजेपी के विधायक हैं नीलकंठ सिंह मुंडा, वहां पर परिणाम कितना आता है, किस तरह का आता है, वहां किसे लीड मिलती है और कितने की लीड मिलती है। क्योंकि मुकाबला नजदीकी है तो हर विधानसभा क्षेत्र जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसमें एक तीसरा एंगल बहुत महत्वपूर्ण है करिश्मा, और वो है झारखंड पार्टी, मतलब झापा। अगर आप देखें 2019 में जब झारखंड पार्टी चुनाव लड़ी थी तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रही थी। जो उसका मत प्रतिशत था वो 1-2% के बीच में ही था, तो मुकाबला जो है वो आमने सामने की हो गई। लेकिन उससे पहले जब आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि वहां पर झापा जो है एक मजबूत दावेदार के तौर पर रहता है और वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाता है। अगर आप देखें तो 2009 में अगर आप चले जाएं तो जो झापा से निशिकांत होरो उतरे थे उन्होंने 16.5% के आसपास जो है वो मत लाए थे, तो करिया मुंडा की जीत बड़ी हो गई थी। इसी तरह से जब आप 2014 में आते हैं तब तो खुद एनोस एक्का ही चुनाव लड़े थे और उसका नतीजा ये हुआ था कि एनोस एक्का दूसरी पोजीशन पर आ गए थे और कालीचरण मुंडा तीसरे नंबर पर चले गए थे। तो ये चीज भी ये इंगित कर रहा है कि इस क्षेत्र में झापा का अपना प्रभाव है। तो अब देखना यह है, चूंकि झापा ने कैंडिडेट देने शुरू कर दिए हैं, तो अब ये देखना है कि खूंटी में झापा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है और कितना मजबूत उम्मीदवार देती है। अगर झापा अपना मजबूत उम्मीदवार देती है तो अर्जुन मुंडा के लिए काम आसान हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि पिछले चुनाव में जो झापा के प्रत्याशी है उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, या फिर कह सकते हैं कि उतना असरदार नहीं रहा। लेकिन आपने जब 2009 की बात की, 2014 की बात की, तो ये मालूम चल रहा है कि कहीं ना कहीं झापा का भी वहां पर पकड़ है। अगर इस बार झापा की ओर से प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो जाएगी तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि त्रिकोणीय चुनाव होगा। जी हाँ, सिमडेगा और कोलेबिरा का जो एरिया है वहां पर झापा का प्रभाव बहुत अच्छा रहा है। तो यहां पर आप उम्मीद करते हैं कि ये जो खूंटी लोकसभा है वहां पर अगर झापा कोई स्ट्रांग कैंडिडेट दे देता है तो फिर जो है वो मुश्किलें बढ़ती हैं प्रत्याशियों की। वोट, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कोई प्रत्याशी आता है तो वोट तो दोनों के काटता है, लेकिन किसका वोट वो ज्यादा काटता है, तो यहां पर लगता है कि कांग्रेस का वोट जो है वो ज्यादा काट कर ले जाता है अगर झापा कोई मजबूत प्रत्याशी दे देता है तब। अगर झापा की ओर से कोई मजबूत प्रत्याशी यानी कि स्ट्रांग कैंडिडेट चुनावी मैदान में आते हैं तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान होगा, ये कह सकते हैं हम लोग। जी हाँ, बिल्कुल। ये मतलब आंकड़े जो हम देखते हैं और जब आप इतिहास में जाते हैं और अध्ययन करते हैं कि कब किसके लड़ने से क्या फर्क पड़ा है, तो ये चीजें निकल कर सामने आती है कि जो झारखंड पार्टी है वो यहाँ पर इंपैक्ट रखती है और उसका प्रदर्शन परिणाम पर असर डालता है। क्योंकि देखिए, जब हम बात कर रहे हैं 2009 की तो वहां 16.5%, 2014 में वो बढ़कर जो है लगभग 24%, चूंकि एनोस एक्का खुद लड़ रहे थे, तो अब 2019 में वो घटकर जो है 1% आ गया। तो ये जो डिक्लाइन हुआ झापा के वोट में, तो वो वोट कहां शिफ्ट हुआ, तो वो कांग्रेस में गया ज्यादा अमाउंट में। 2014 में अगर दूसरे पोजीशन में एनोस एक्का थे और तीसरे पोजीशन में कालीचरण मुंडा थे, तो इसी से हम लोग ये आकलन कर सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है अगर स्ट्रांग कैंडिडेट उतरता है झापा से। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब अगर देखना है कि यहाँ ट्रायंगुलर फाइट होती है या आमने सामने की लड़ाई होती है। देखिए, आमने सामने की लड़ाई हुई तो मुकाबला और जो परिणाम होगा, तो जब परिणाम आएगा तो वो धड़कनें रोक देने वाला मोमेंट जो है वो दोनों ही समर्थकों के लिए आ सकता है। पिछली बार काफी क्लोज फाइट था। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि झापा का प्रदर्शन नीचे गिर गया था। लेकिन अगर झापा का जो कैंडिडेट स्ट्रांग आता है और अगर वो अपना हिस्सा निकाल लेता है, तब फिर जो है थोड़ा सा जो परिणाम है वो अर्जुन मुंडा के पक्ष की तरफ झुकता हुआ दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर जो खूंटी है वो मुझे लगता है कि जो 14 लोकसभा क्षेत्र हैं झारखंड में, उसमें सबसे नजदीकी मुकाबला, सबसे कांटे का मुकाबला अगर कहीं दिख रहा है अभी, तो वो खूंटी का ही दिख रहा है।
तो देखिए, खूंटी लोकसभा सीट में आपने पिछले बार देखा होगा कि जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने था तो काफी क्लोज फाइट था, और इस बार भी यही माना जा रहा है कि एक ओर जहां बीजेपी की ओर से अर्जुन मुंडा है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कालीचरण मुंडा भी चुनावी मैदान में। अब ये सवाल उठता है कि अगर झापा की ओर से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरता है तो किसका नुकसान होगा। हालांकि रंजन जी ने जो आंकड़े की बात कही है या फिर रंजन जी ने जिस तरीके से बात अपनी रखी है उससे यही साबित होता है कि अगर झापा की ओर से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरता है तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर झापा की ओर से खूंटी में प्रत्याशी की नाम की घोषणा कब होती है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।